हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसिड और बेस को क्लासिफाई करता है, मतलब बताता है कि कौन सा पदार्थ जो होगा वो एसिड होगा और बेस होगा। और इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, वो है सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, एसिड बेस का निर्धारण करने के लिए मटेरियल को एक्वस मीडियम में, मतलब पानी में घोल के देखा जाता है। और पानी में जब वो आयोनाइज्ड होता है, उसके आधार पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट, एसिड वे हाइड्रोजन एटम युक्त पदार्थ है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम युक्त पदार्थ है जो जल में डिजोल्व होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन टर्म का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसमें हाइड्रोजन आयन ही दिया गया है, हालांकि हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, तो ये जो जो प्रोटॉन देगा वो पानी में डिजोल्व होकर जो प्रोटॉन देगा वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तथा जो बेस कौन से पदार्थ होंगे, जो जल में विलय होकर या डिजोल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है और ये इतना ही है। ठीक है, अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट इतना ही है, बस इसमें आपको एग्जाम्पल डाल देना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो बस आप ये एग्जाम्पल साथ में डाल देंगे। ठीक है, एसिड अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस या हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन, मैंने यहाँ पे प्रोटॉन भी डाल दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इन एन एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्हीनियस ने एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही एसिड बेस कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, अम्ल या क्षार का सिद्धांत इसी के लिए दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, HCl, जो जल में अगर हम HCl को घोलते हैं तो H प्लस और Cl आयन में माइनस आयन में टूट जाता है। इसी तरह से HNO3 भी क्या होगा, H प्लस और NO3 माइनस आयन में टूटेगा। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जब जल में इसको विलय करेंगे, डिजोल्व करेंगे तो H प्लस आयन और HCO3 माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, कार्बोनेट आयन में। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह बेस क्या कहलाएगा, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, इन एन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डिजोल्व करने पे जो हाइड्रोक्साइड आयन दें तो ये क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, NaOH, KOH, KO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। तो ये सारे के सारे डिजोल्व होने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे OH आयन जो है देते हैं। सॉरी। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मतलब कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल इतना ही ध्यान रखना है आपको कि पदार्थ को हमको पानी में घोलना है। पानी में घोल दिए, मतलब पानी एक क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, उसमें घोल दिए तो वो कौन सा आयन दे रहा है, उसके आधार पे एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको देना है। ठीक है, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के आधार पे जलीय विलयन में एसिड या बेस के स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे केवल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बारे में बता रहा हूँ, आपको स्ट्रॉन्ग बेस को भी बताना है। देखते हैं कैसे इसको। ठीक है, वे एसिड जो अपने H प्लस आयन को कंप्लीटली जल को दे दें या फुल्ली आयोनाइज्ड हो। ठीक है, फुल्ली आयोनाइज्ड हो, जिससे H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाता है। देखो यहाँ से प्रोटॉन जो है आएगा, H2O के साथ में मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, H3O प्लस आयन। ठीक है, और यही कॉन्सेंट्रेशन जो है H प्लस आयन का बढ़ाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक H प्लस आयन एक्स्ट्रा है। ठीक है, Cl अब स्वतंत्र तो नहीं होगा, है ना, H प्लस आयन स्वतंत्र तो नहीं होगा, क्लोरीन भी स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है, ये H3O प्लस आयन बना के ये टूट जाता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है, H2SO4 है, HNO3 है, HI है, HBr है, HClO3, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड है ये, और ये क्या है, परक्लोरिक एसिड है। वीक एसिड, वे एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट हो, फुल्ली डिसोसिएट नहीं, या पार्शियली आयोनाइज्ड हो कह सकते हो, तथा कुछ मात्रा में
हाइड्रोजन आयन का डोनेशन करे, ठीक है। जैसे कि CH3COOH, अगर ये मान के चलो यहाँ पे 1000 की संख्या में है तो हो सकता है 2 या 3 क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, है ना। ये बैक रिएक्शन होता है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये वापस फिर से CH3COOH बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पार्शियली आयोनाइज्ड होगा। इसका एग्जाम्पल है HCOOH फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वे बेस जो फुल्ली आयोनाइज हो किसमें, OH आयन में, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, जैसे NaOH, KOH इत्यादि, ठीक है। वीक बेस क्या होगा, वे बेस जो पार्शियली डिसोसिएट हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये दूसरा चीज़ बताना है। एक चीज़ हमने देखा उसका डेफिनेशन, दूसरा चीज़ हमने देखा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। ये बेस का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे जरूरी है, ठीक है। अब भैया अगर हम कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसका यूटिलिटी होना चाहिए आपके पास, उपयोगिता होनी चाहिए, ठीक है। देखो वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसा वीडियो जो है नोट्स के आधार पे आपको मिलता रहे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो उपयोगिता क्या क्या है, पहला है ये जो थ्योरी है ये एसिड बेस को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, ठीक है। एसिड और बेस को समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है, आधार देता है, ठीक है। दूसरा है एक्सप्लेन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस को रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो ये थ्योरी उसको बताता है कि एसिड और बेस को रिएक्शन कराएंगे तो आपको मालूम है यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ से प्रोटॉन आएगा OH के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। हमेशा एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा तब आपको साल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। एक यूटिलिटी इसका ये भी है कि ये वाटर एडिशन रिएक्शन को भी बताता है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल आपको बता दूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हो गया CO2 के साथ में वाटर को, अगर हम CO2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलने पर, वैसे वो पानी में घुल जाता है, इसीलिए पानी जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो एसिडिक कैसे होगा, यहाँ पे H2 है तो पहले आप यहाँ पे H2 लिख दो, CO2 है तो C ऑक्सीजन यहाँ पे दो के अलावा एक और है तो ये हो जाएगा CO3, तो ये हो जाएगा CO3। हमने अभी भी देखा कि H2CO3 क्या होता है, एसिड होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम N2O5 को देखें, यहाँ पे अगर हम H2O या वाटर एडिशन करते हैं या फिर पानी में घोलते हैं तो ये कैसा बिहेव करेगा, या एसिड करेगा या बेस करेगा, तो इसमें सीधा सीधा इसको जोड़ के देख लेते हैं। H2 है तो आप यहाँ पे H2 लिखो, है ना, H2। N2 है तो आप यहाँ पे N2 लिखो, और O5 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे O6 लिख दो। इसको सिंपल तरीके से 2HNO3 लिखा जा सकता है, ठीक है, 2HNO3 लिखा जा सकता है। तो ये क्या है, एक एसिड है, यहाँ से क्लियर होता है, ये भी क्या है, एक एसिड है। इसी तरह से अगर हम मेटल के ऑक्साइड की बात करें, जैसे कि MgO, Na2O, इन सब को अगर हम वाटर में डिजोल्व करें तब क्या होगा, सब में वाटर एडिशन का रिएक्शन लगाएं, अगर हम H2O जोड़ो इसको, है ना, Mg, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो मैं पहले इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, OH। चूँकि 2 था तो इसको हम यहाँ पर ट्वाइस कर देते हैं, ये क्या बन गया, एक बेस बन गया MgOH2। इसी तरह से सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो जाएगा आपका NaOH। अब चूँकि 2 है तो इसको आप ट्वाइस कर सकते हो, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या बन गया, ये बेस बन गया। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या करेंगे, आपका एसिड की तरह बिहेव करेंगे, और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस तरह का बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल का भी एक प्रॉपर्टी होता है जिसको समझाने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट का
यूज आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया है कि यूटिलिटी हो गया किसके लिए, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का उपयोगिता। ठीक है, कैसे क्या क्या उपयोगिता है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ फायदा होना चाहिए, उससे हम किसी कॉन्सेप्ट को समझा सकें, ऐसा होना चाहिए। उसी तरह से दिया है यहाँ पे फाउंडेशन फॉर पीएच कॉन्सेप्ट। पीएच कॉन्सेप्ट फुल्ली बेस्ड है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन पे और OH का कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, तो जो पीएच स्केल बनाया गया वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है। इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में देखो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो आप करते हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इसको समझाता है अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। फर्टिलाइजर्स जैसे H2SO4 है, अमोनिया है। यहाँ पे अमोनिया सोचोगे कैसे फर्टिलाइजर, अमोनिया यूरिया के रूप में, यूरिया जो हम यूज़ करते हैं वो क्या करता है जमीन में, है ना, अमोनिया का प्रोडक्शन करता है, NH2CO NH2। ठीक है, इसी तरह से साबुन बनाने का जो मेथड होता है उसमें तेल में हम क्या मिलाते हैं, NaOH मिलाते हैं, तो ये सोडियम साल्ट बना लेता है पानी के तेल के साथ में, तो वही क्या होता है, साबुन होता है। फूड प्रिजर्वेटिव, एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर कहते हैं साधारण भाषा में, जो घरों में यूज होता है। सिट्रिक एसिड, नींबू का रस, अचार को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, एसिड कैटालिसिस इन वाटर, देखो खाना बनाते हो या कह सकते हो ग्लूकोज हो गया या कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस का किस में करते हैं, पानी में ही तो करते हैं। खाना बनाते समय पानी ही डाल के उसको उबालते हैं जिससे उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड होता है वो कैटालिसिस का काम करता है। ठीक है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, देखो जब भी एसिड और बेस को रिएक्शन कराओगे तो वहाँ पे अगर 1 मोल एसिड है 1 मोल बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे कितनी एनर्जी निकलेगी, 57.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर उसको हम कैलोरी में देखें तो 13.7 किलो कैलोरी, ये किलो जूल में था, ये किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये क्या है, किलो जूल में है, तो यहाँ मिस्टेक नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से इतनी एनर्जी जो है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे निकलता है। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, AgNO3 अगर NaCl का रिएक्शन कराते हैं तो NaNO3 और AgCl बनता है। ये नॉर्मल सा प्रैक्टिकल है जो लैब में किया जाता है। AgNO3 का सफ़ेद अवक्षेप आपको मिलता है। तो ये अवक्षेप क्यों मिलता है, क्योंकि इसका जो विलेयता गुणनफल है, मतलब विलेय होने की क्षमता है, इससे क्या है, कम है। मतलब इसका विलेयता गुणनफल अधिक है, इसका विलेयता गुणनफल कम है, ये क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, कम विलेय होता है तो अवक्षेपित हो जाता है। अब हम इसका उपयोगिता तो पढ़ लिए। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन को थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती हैं, इस थ्योरी में क्या क्या कमी रह गई, उसको हम देखते हैं। ये जो धारणा है केवल जलीय विलायक तक ही सीमित है। अगर HCl को हम डालें जल में तो वहाँ पे H+ आयन और Cl- आयन देता है, लेकिन उसी को हम बेंजीन में डालें तो बेंजीन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम क्या ये कह दें कि HCl एसिड नहीं है, या फिर गैस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में वो आयनाइज नहीं होगा, तो क्या वो एसिड नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। HCl का बेंजीन में सॉल्यूशन या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में सॉल्यूशन को एसिड है या बेस है उसको एक्सप्लेन नहीं करता कौन, अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, AlCl3 जैसे एसिड के पास प्रोटॉन तो है ही नहीं, इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन ही नहीं है तो ये एसिड कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता। जिस बेस के पास OH- आयन ना हो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता। जैसे MgO, हमने अभी भी देखा वाटर एडिशन रिएक्शन में MgO Na2O, तो इसके पास OH तो नहीं है लेकिन वो बेस की तरह बिहेव करता ही है। ठीक है, वहाँ तो हम पानी में घोल गए थे, अगर पानी में ना घोलें तब भी वो बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ही होती है। ठीक है, तो उसको निर्धारण नहीं करता जब तक यहाँ पे एक्वस सॉल्वेंट ना हो। ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड बेस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन बिल्कुल ही नहीं करता। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब पानी को छोड़ के कोई दूसरा भी विलायक, कोई भी दूसरा विलायक हो तो उसमें कोई पदार्थ एसिड होगा या बेस होगा उसको एक्सप्लेन नहीं करता। तो इस वीडियो में इतना ही। ये एक फुल नोट्स हो गया आपके लिए एसिड बेस का अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिए। अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आप यहाँ पे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट का कुछ ही भाग लिखें, और हो सकता है यहाँ पे यूटिलिटी को दिखा दें। ठीक है, लेकिन अगर फुल नोट्स में आता है तो उसकी लिमिटेशन, यूटिलिटी सब आप जो है दिखाएंगे। 3 या 4 नंबर का आता है तो आप सबको दिखाएंगे, और ये कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, जितना शॉर्ट हो पाया उतना शॉर्ट में करके देखा।
ठीक है जी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट करें, और आ गया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।